शहर से दूर महिपालपुर नाम का एक गांव था। रोज की तरह एक दिन रिंकी और पिंकी स्कूल से वापस लौट रहे होते हैं और तभी उनको रास्ते में एक गोलगप्पे वाला दिखता है। मुझे तो गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा है, चल ना रिंकी गोलगप्पे खाते हैं। कैसी बात कर रही है पिंकी, मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। तुझे पता है ना माँ हमें पैसे कहाँ देती है, पर मुझे तो गोलगप्पे खाने ही है। चुपचाप घर चल और गोलगप्पे कल खा लियो। पिंकी की शक्ल उतर जाती है और वो उदास होकर गोलगप्पे वाले के सामने से जाने लगती है, पर तभी गोलगप्पे वाले की आवाज सुनकर दोनों बहनें अचानक रुक जाती हैं और पीछे मुड़कर देखती हैं। गोलगप्पे खा लो, गोलगप्पे फ्री के गोलगप्पे खा लो, आओ आओ जल्दी आओ, फ्री के गोलगप्पे खा कर जाओ। अरे रिंकी, ये तो फ्री में गोलगप्पे दे रहा है, पर कोई फ्री में गोलगप्पे क्यों खिलाएगा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है पिंकी, तू चल यहाँ से। तू बेकार की बात मत कर समझी, एक तो फ्री में गोलगप्पे खाने को मिल रहे हैं और उसमें भी तुझे पता नहीं क्या गड़बड़ लग रही है। अरे गोलगप्पे ही तो है, कोई बम थोड़ी है जो मुंह में फट जाएंगे। पिंकी रिंकी की एक नहीं सुनती और फ्री के गोलगप्पे खाने चल देती है। आओ बच्चों आओ, बताओ कौन सा गोलगप्पा खाओगे, खट्टा या मीठा? मुझे तो खट्टा वाला खाना है, पर क्या आप सच में फ्री में गोलगप्पे खिलाओगे ना? हाँ बेटा, मैं तुमसे एक भी पैसा नहीं लूंगा, तुम्हें जितने गोलगप्पे खाने हैं उतने खाओ। पिंकी तो बस फिर ऐसे ही गोलगप्पे खाना शुरू करती है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। वो एक के बाद एक गोलगप्पा खाती ही जाती है। रिंकी वहीं खड़ी पिंकी को बस देखती रहती है और खुद एक भी गोलगप्पा नहीं खाती। काफी सारे गोलगप्पे खाने के बाद जब पिंकी का पेट बिल्कुल भर जाता है तब जाकर वो गोलगप्पे खाना बंद करती है। बस भैया आप बस करो, मैंने बहुत सारे गोलगप्पे खा लिए, अब बस, और मैं नहीं खा सकती। इतने ही काम कर जाएंगे क्या? अरे मेरा मतलब इतने ही काफी है, तुम्हारा पेट भर गया होगा है? हाँ वही तो। पिंकी और रिंकी अब घर के लिए निकल पड़ते हैं, पर रिंकी को उसका ऐसा फ्री के गोलगप्पे खाना अच्छा नहीं लगता। कुछ देर बाद जब पिंकी और रिंकी घर पहुँचती हैं तो दोनों अपने अपने कामों में लग जाती हैं। रिंकी अपनी माँ का खाना बनाने में हाथ बटाती है और पिंकी अपने कमरे में जाकर खेलने लगती है। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। रात को सब सो जाते हैं। पिंकी और रिंकी भी अपने कमरे में सो जाते हैं। अगली सुबह जब रिंकी स्कूल के लिए उठती है और पिंकी को उठाने लगती है तो पिंकी को देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। पिंकी के गाल गोलगप्पे की तरह गोल गोल हो रहे होते हैं, उसका पेट भी गोलगप्पे की तरह फूला हुआ होता है। रिंकी पिंकी की ऐसी हालत देखकर डर जाती है और जल्दी से उसे उठाती है। पिंकी पिंकी जल्दी उठो, ये देखो जरा तुम्हें क्या हो गया है। क्या है रिंकी? अरे पहले उठो तो और जाकर अपनी शक्ल शीशे में देखो। पिंकी उठकर बाथरूम में जाती है और शीशे में अपनी शक्ल देखकर डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। ये मेरे चेहरे को क्या हो गया और ये मेरा पेट, हे भगवान ये मुझे क्या हो गया। पिंकी और रिंकी दोनों अपनी माँ के पास जाते हैं तो उनकी माँ भी पिंकी की ऐसी हालत देखकर घबरा जाती है। वो जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है तो पहले से काफी बच्चे बैठे होते हैं जिनकी हालत बिल्कुल पिंकी जैसी हो रही होती है। सबके गाल फूले हुए और पेट मटके की तरह बाहर होता है। हे भगवान, ये क्या नई बीमारी आ गई हमारे गांव में। मुझे तो लगा था कि मेरी बेटी को क्या हो गया, और ये तो देखो कितने सारे बच्चे ऐसी हालत में बैठे हैं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ये आखिर कौन सी बीमारी है। मैंने तो आज तक कभी ऐसी बीमारी नहीं देखी, और ऊपर से ये इतने सारे बच्चों को एक साथ। समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। कुछ ही देर में सभी बच्चों के गाल और पेट और ज्यादा फूलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभी सब फट जाएंगे। बेचारे बच्चे डर के मारे रो रहे होते हैं, पर उनके माँ बाप या डॉक्टर किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि उन्हें कैसे ठीक किया जाए। धीरे धीरे वहाँ और भी लोग उसी हालत में आने लगते हैं। जाने क्या मुसीबत लग गई मेरे बच्चे को, इतना सुंदर था और अब देखो कैसा गोलगप्पा सा हो गया है। गोलगप्पा? क्या तुम सब बच्चों ने स्कूल के बाहर से गोलगप्पे खाए थे, वो भी फ्री वाले? हाँ, मैंने कल ही खाए थे और उन अंकल ने मुझसे पैसे भी नहीं लिए। हाँ, मैंने भी इसी के साथ ही खाए थे। धीरे धीरे सभी बच्चे बताते हैं कि सभी ने स्कूल के बाहर से फ्री के गोलगप्पे खाए हैं। अब रिंकी को शक होता है कि ये उन गोलगप्पों की वजह से ही हुआ है, वरना कोई ऐसे क्यों सबको फ्री में गोलगप्पे खिलाएगा। वो फिर सारी बात बताती है और सब रिंकी की बात सुनकर बड़े ही हैरान होते हैं। आप सब चिंता मत करो, हमें सबसे पहले तो इस गोलगप्पे वाले का पता निकालना होगा। मैं कल जब स्कूल जाऊंगी
तब देखती हूँ कि आखिर अगले दिन रिंकी अकेली स्कूल जाती है और स्कूल से आते वक्त वही गोलगप्पे वाला वहाँ फ्री में गोलगप्पे खिला रहा होता है। आओ आओ बच्चे, फ्री के गोलगप्पे खाओ, फ्री के। रिंकी उस गोलगप्पे वाले के पास जाती है और गोलगप्पे खाने की जगह उन्हें उठा उठा कर तोड़ने लगती है। सच सच बताओ कि क्या जादू किया हुआ है इन गोलगप्पों में, जो इन्होंने गांव के बच्चों की ऐसी हालत कर दी। गोलगप्पे वाले को अपने गोलगप्पे टूटते देख बड़ा ही गुस्सा आता है। वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और एक भूत में बदल जाता है। तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मेरे गोलगप्पों को हाथ लगाया, चल दूर हट मेरे गोलगप्पों से, वरना तुझे जान से मार डालूंगा। रिंकी की तो भूत को देखकर हालत खराब हो जाती है। भूत? तुम आखिर एक भूत हो, तभी तुमने ऐसा किया। मुझे कल ही शक था कि तुम ऐसे ही बच्चों को फ्री में गोलगप्पे नहीं खिला रहे, पर आज सब सच मेरे सामने आ गया है। अब सच सच बता दो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। आखिर इन छोटे छोटे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। चुप कर पागल लड़की, वरना अच्छा नहीं होगा। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। बस मुझे ये जानना है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। आखिर क्यों? तुम चाहते क्या हो आखिर? सब बच्चों को मारना चाहता हूँ मैं, एक एक बच्चे को मार डालूंगा। तुझे भी मार डालूंगा और बाकी सबको मार डालूंगा। इतना कहकर भूत और उसके गोलगप्पे का ठेला वहाँ से गायब हो जाता है। पर रिंकी को उतना तो समझ आ चुका होता है कि भूत ने ही ये सब किया है। वो जल्दी से अपने माँ बाप के पास जाती है और उनको सारी बात बताती है। पूरे गांव में भूत के फ्री के गोलगप्पे वाली बात फैल जाती है। बच्चों की हालत दिन पर दिन बुरी होती जा रही होती है, क्योंकि वो हर दिन और ज्यादा फूल रहे होते हैं। फिर कुछ लोग मिलकर एक तांत्रिक के पास जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। मैंने ऐसे बहुत भूतों को ठिकाने लगाया है। ये खाने का लालच देकर बच्चों को अपने वश में कर लेते हैं और फिर उनका इस्तेमाल करके ताकत हासिल करते हैं। आप बस हमको बताओ। इसका एक ही उपाय है, थोड़ा कठिन तो है, पर अगर तुम लोग अपने बच्चों को बचाना चाहते हो तो तुमको ये करना तो पड़ेगा ही। आप बस हमको बताओ, हम गांव वाले अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। तो ठीक है, फिर यहाँ से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल है। उस जंगल में एक छोटा सा तालाब है। उस तालाब का पानी जादुई है। वो पानी हमेशा उबलता रहता है, पर अगर कोई सच्चा इंसान उसे हाथ लगाए तो वो बिल्कुल ठंडा होता है। उस पानी को तुमको यहाँ लेकर आना है और भूत पर छिड़कना है। उस पानी से उस भूत का अंत होगा और उसी से सभी बच्चे वापस पहले जैसे हो जाएंगे। बस इसके अलावा मेरे पास कोई और उपाय नहीं जिससे उसका अंत हो सके और गांव के सभी बच्चे ठीक हो सकें। अब गांव के लोगों को ये चिंता सताने लगती है कि उस घने जंगल में जाएगा कौन। पर तभी रिंकी वहाँ जाने का फैसला लेती है। उसके माँ बाप उसे बहुत मना करते हैं, पर वो अपनी बहन और दोस्तों को बचाने के लिए खुद ही जाने का फैसला करती है। वो उसी वक्त वो जादुई पानी लेने के लिए निकल पड़ती है। पूरा दिन चलने के बाद वो जैसे तैसे उस जंगल में पहुँच जाती है और उस जादुई पानी को ढूंढ लेती है जो उबल रहा होता है। रिंकी जल्दी से उसे एक बोतल में भरकर घर ले आती है और अगले ही दिन स्कूल के बाहर जाकर उस गोलगप्पे वाले का इंतजार करने लगती है। गांव के बाकी लोग भी वहाँ छुपकर खड़े होते हैं। थोड़ी देर बाद ही वहाँ वो भूतिया गोलगप्पे वाला आ जाता है। अब देखती हूँ इसे तो आज मैं इसको मार ही डालूंगी। आओ आओ, फ्री के गोलगप्पे खाओ, आओ आओ। अब तू हमें पागल नहीं बना सकता, समझा? मुझे तेरा सारा सच पता चल चुका है, अब तू नहीं बच पाएगा। गोलगप्पे वाला भूत के रूप में बदल जाता है और रिंकी को डराने लगता है। मैंने तुझे कल ही समझाया था ना, फिर भी तेरी इतनी हिम्मत तो तू आज फिर आ गई। अब आज तू मुझसे बच नहीं पाएगी। पर रिंकी तभी अपनी जादुई पानी की बोतल खोलती है और उस भूत के ऊपर डाल देती है। भूत का शरीर आग की तरह जलने लगता है। कुछ ही देर में वो भूत राख में बदल जाता है। आज इस भूत का अंत हो गया। तुम्हारा एहसान हम गांव वाले कभी नहीं भूलेंगे। अब जल्दी से ये पानी सभी बच्चों पर छिड़क दो। जादुई पानी को जल्दी से सभी बच्चों पर छिड़का जाता है और सब बच्चे ठीक हो जाते हैं।
एक गांव था सूरजपुर। उस गांव में एक पुष्पा नाम की औरत अपने पति सुंदर के साथ रहती थी। पुष्पा ने एक बेटी को जन्म दिया। हाय रे मेरी किस्मत, मुझ गरीब के घर ही तुझे पैदा होना था। मैं तो कहता हूँ इसे हम कहीं बाहर फेंक आते हैं। अगर कोई पूछेगा तो बोल लेंगे पैदा होते ही बच्चा मर गया। पर हमें इसे छुपाकर बाहर ले जाना पड़ेगा। वो देखो सामने जो तरबूज रखा है उसे अंदर से खाली करके उसमें इस लड़की को छुपाकर हम इसे पास की नदी में फेंक देंगे। फिर क्या था, दोनों अंदर से तरबूज खाली करके बच्ची को उसमें रख देते हैं और नदी में फेंक आते हैं। अगली सुबह एक धोबी शंभू और धोबन दुलारी नदी के घाट पर कपड़े धो रहे होते हैं। तभी दुलारी को उस बच्ची के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है जो उस तरबूज में बंद थी। हाय, ये तो किसी बच्चे के रोने की आवाज है, पर ये आवाज आ कहाँ से रही है? यहाँ आसपास तो कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। क्या हुआ दुलारी, बार बार इधर उधर क्यों देख रही हो? अजी, मुझे किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। क्या आपको भी सुनाई पड़ रही है? दुलारी, आवाज तो वाकई आ रही है। ये आवाज शायद उस तरबूज से आ रही है। दोनों भागकर उस तरबूज के पास जाते हैं। शंभू अपना कान लगाकर सुनता है तो उसे उसमें से ही आवाज आ रही होती है। शंभू बड़े ही आराम से तरबूज को खोलता है तो अंदर से तरबूज देख दोनों हैरान रह जाते हैं। इसमें तो बच्ची है, पर ये बच्ची तरबूज में किसने रखी? किसकी होगी ये बच्ची? ये तरबूज हमें मिला है तो ये बच्ची हमारी हुई। अजी, आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि भगवान ने हमारी सुनी ली। मैं सालों से बेऔलाद थी पर अब नहीं। तुमने सही कहा दुलारी, ये बच्ची हमारी हुई और हम दोनों ई के माँ बाप। पुष्पा और सुंदर ये सब चुपके से देख रहे होते हैं। हमारी आफत तो हमारे ही पड़ोसियों ने ले ली। अच्छा हुआ हमारे सिर से बला टली। हम कभी भी इन दोनों को ये पता नहीं चलने देंगे कि ये बच्ची हमारी है। शंभू और दुलारी बच्ची को घर ले जाते हैं। मैं अपनी बच्ची को खूब पढ़ाना चाहती हूँ, उसकी अच्छे से परवरिश करना चाहती हूँ। शंभू और दुलारी पहले से और ज्यादा कपड़े धोने लगते हैं। ऐसे ही हंसते खेलते 10 साल बीत जाते हैं। एक दिन दुलारी बहुत बीमार पड़ गई। पापा, माँ को क्या हुआ? तभी दुलारी मेघना को इशारा करके अपने पास बुलाती है। मैं बस थोड़ी बीमार हूँ, दवाई खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। फिर उसके बाद हम दोनों मिलकर खेलेंगे। तुम जाकर अपनी सहेलियों के साथ खेलो। मेघना अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर खेलने चली जाती है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुम्हारा इलाज करा सकूं। जो हम कमाते हैं वो सारा मेघना की परवरिश में लग जाता है। मैं बेबस हूँ, मैं क्या करूँ मैं? रोइए नहीं, हिम्मत बनाकर रखिए। मुझसे आप एक वादा करो, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे जाने के बाद आप मेघना का पूरा ध्यान रखेंगे। मेरी कमी उसे कभी नहीं होने देंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा दुलारी, तुम जरूर ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हारे लिए दवाई नहीं खरीद सकता, पर जड़ी बूटियों से तुम्हें जरूर ठीक कर सकता हूँ। तुम्हें पता है ना, नदी के पार जो जंगल है, उस जंगल को पार करने के बाद वहाँ एक गुफा पड़ती है। उस गुफा में जीवन दान देने वाली जड़ी बूटियाँ उगती हैं। मेरे पिताजी ने मुझे एक बार ये बात बताई थी। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए वो जड़ी बूटी जरूर लाऊंगा। देखना, उसे खाते ही तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मेघना छिपकर दोनों की बातें सुन लेती है। तभी वो अंदर आती है और बोलती है, बाबा, आप नहीं, मैं जाऊंगी माँ के लिए जड़ी बूटी लेने। मैं चलती हूँ, आप माँ का ख्याल रखना। दुलारी और शंभू मेघना को बहुत रोकते हैं पर मेघना पीछे मुड़कर नहीं देखती। बिना कुछ सुने वो सीधे चली जाती है। नदी पर पहुँचने के बाद वो बहुत देर तक नदी को देखती रहती है। ये नदी तो बहुत बड़ी है, मैं इस नदी को कैसे पार करूंगी? अगर तैर कर जाऊंगी तो डूबकर मर जाऊंगी। अब क्या करूं? कैसे जाऊं? तभी उस नदी में एक आदमी काशी नाव ले जाता हुआ दिखाई देता है। मेघना फौरन उसे रोकती है। काका, ओ काका, सुनिए जरा। हाँ बिटिया, बोलो, कौनो काम वाम है का हमसे, है जो हमें आवाज लगा के रोक दिए? हाँ काका, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे नदी के उस पार छोड़ सकते हैं? मुझे वहाँ जाना है जल्दी। बिटिया, वहाँ तो जंगल है, तुमको जंगल जाना है का?
मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे उनके लिए वहाँ से जड़ी बूटी लानी है, इसलिए मेरा वहाँ जाना बहुत। मेघा की बात सुनकर काशी हैरान रह जाता है। बिटिया, तुम ठहरी इतनी सी, फिर भी तुम्हारे मन में अपनी माँ के लिए ऐसे जज्बात देखकर हमका बहुत खुशी भाई। हम तुम्हें जरूर वहाँ तक छोड़ेंगे। चलो आओ, चलो बेटिया, आओ आओ। काशी मेघना को अपनी नाव में बिठाकर उस पार छोड़ देता है। वहाँ से मेघना जंगल में तो घुस जाती है, पर जंगल तक तो मैं पहुँच गई, पर आगे कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। हे गंगा मैया, मदद कर मेरी, मुझे उस जड़ी बूटी तक पहुँचना ही होगा। थोड़ा आगे चलने के बाद उसे एक हिरण दिखाई देता है। वो हिरण किसी नुकीली झाड़ियों में फंसा हुआ था और उनसे निकल नहीं पा रहा था। ये तो हिरण है और ये इन झाड़ियों में फंसा हुआ है, बेचारा निकल नहीं पा रहा, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। शांत हो प्यारे हिरण, मैं अभी तुम्हें इन झाड़ियों से निकाल दूंगी। मेघना हिरण से लिपटी सारी झाड़ियाँ हटा देती है। अब तुम आजाद हो, तुम्हें जहाँ जाना है जा सकते हो, पर जाने से पहले मुझे ये बताते जाओ कि तुम्हें उन जड़ी बूटी का रास्ता पता है जो एक गुफा में उगती है। हिरण फौरन सिर हिलाने लगता है। उसे पता था हिरण मेघना को अपने पीछे आने का इशारा करता है। मेघना खुश हो जाती है और हिरण के पीछे पीछे चल देती है। एक मोड़ पर हिरण रुक जाता है। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? क्या तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि तुम इससे आगे नहीं जा सकते? हिरण सिर हिलाने लगता है। ठीक है, इससे आगे का रास्ता मैं खुद ढूंढ लूंगी। तुमने मेरा यहाँ तक साथ दिया, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ से मेघना अकेले ही आगे बढ़ने लगी। चलते चलते उसे एक नदी दिखाई पड़ती है। नदी, बहुत प्यास लगी है, मैं इस नदी के पानी से अपनी प्यास बुझा लेती हूँ। मेघना जैसे ही नदी का पानी पीकर जा रही होती है, उसे नदी किनारे पर एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई देता है। वो कछुआ अपने आप को सीधा करने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो सीधा नहीं हो पा रहा था। मेघना उसके पास जाती है। क्या हुआ कछुआ चाचा? मैं तुम्हें चाचा बोल सकती हूँ ना? अच्छा ठीक है, मैं अभी तुम्हारी मदद करती हूँ और तुम्हें सीधा कर देती हूँ। लो कछुआ चाचा, अब तुम सीधे हो गए हो, जाओ पानी में। कछुआ पानी में चला जाता है। मेघना थोड़ा आगे बढ़ती है, तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है। वो रही गुफा, मुझे आखिर गुफा मिल ही गई। अब बस जड़ी बूटी लाती हूँ वहाँ से, फिर मैं अपनी माँ के पास होंगी। मेघना को ये नहीं पता था कि उस गुफा में एक राक्षस भी रहता है। जैसे ही मेघना गुफा में घुसती है, वो राक्षस मेघना को पकड़ लेता है। लड़की, तू मेरी गुफा में क्या कर रही है? अब तू यहाँ ही गई है तो क्यों ना मैं तुझे खा जाऊं? बहुत दिनों से इंसान का मांस नहीं खाया। जैसे ही राक्षस उसे खाने वाला होता है, मेघना जोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे जंगल के जानवर वहां इकट्ठा हो जाते हैं। उसमें सबसे आगे वही हिरण खड़ा था जिसकी मेघना ने मदद की थी। सभी जानवर मिलकर राक्षस पर टूट पड़ते हैं, उसे काट खाते हैं। राक्षस मर जाता है और मेघना बच जाती है। प्यारे हिरण, इन सबको तुम मेरी मदद के लिए लाए हो ना? तुम सब बहुत अच्छे हो, तुम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मुझे जल्दी जाना होगा, क्या तुम सब मेरी जड़ी बूटी ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? सभी जानवर उसे वो जड़ी बूटी ढूंढ कर दे देते हैं, पर उसे गुफा में कुछ और भी दिखाई देता है। उस गुफा में बहुत सारा खजाना भी था। ये तो खजाना है, वो भी इतना सारा? शायद ये खजाना इस राक्षस का था, पर अब ये मेरा हुआ। मैं इस खजाने को अपने साथ ले जाऊंगी और अपने माँ बाबा को दे दूंगी। अब मुझे जाना होगा, तुम सब भी जाओ। मेघना जड़ी बूटी और खजाना लेकर वहाँ से वापस लौटती है। नदी पार करने में वो कछुआ उसकी मदद करता है जिसकी मेघना ने मदद की थी। कछुआ मेघना को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के उस पार छोड़ देता है। थोड़ी ही देर में मेघना घर पहुंच जाती है। मेघना को देखकर उसके माँ बाबा बहुत खुश होते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं। मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई थी? तेरी याद में कितना रोई मैं, तुझे पता भी है। माँ बाबा, ये लो, ये जड़ी बूटी और ये खजाना। खजाना देख दोनों हैरान रह जाते हैं। मेघना जंगल की सारी बात अपने माँ बाबा को बताती है। दुलारी तुरंत उन जड़ी बूटियों को खाते ही ठीक हो जाती है और खजाना पाकर वे सब अब बहुत अमीर हो जाते हैं। पर वो खजाने वाली बात सुंदर और पुष्पा सुन लेते हैं। ये बच्ची हमारी है तो ये खजाना भी हमारा हुआ। ये बच्ची तुम्हें एक तरबूज में मिली थी ना? हमने ही उसे उस तरबूज में छिपाया था। तुम दोनों ने मेरे पैदा होते ही मुझे फेंक दिया। इन दोनों ने मुझे पाला, इसलिए मेरे माँ बाबा तुम दोनों नहीं, ये दोनों हैं। मेघना की ये बात सुनते ही दुलारी और काशी उसे अपने सीने से लगा लेते हैं
और वो दोनों अपना सा मुंह लेकर वहां से चले जाते हैं।